अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि इस वॉर के असली कर्ता धर्ता कौन है। जी। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब इज कॉलिंग द शॉट्स या नेतन्याहू इज कॉलिंग द शॉट्स? अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो तो नेतन्याहू के 2IC सेकंड इन कमांड बन के रह गए। जी। वो कुछ कहते हैं, इजराइल कुछ और करता है। वो कहते हैं मैंने बंद करने को कहा है, इजराइल बढ़ा देता है। और अभी एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक्सचेंज हुआ है जिसमें इजराइल ने जी। जो है भीषण पलटवार किया है। वो लेबनान पे लगातार हमले किए जा रहा था। जी। शायद वो जानबूझ के उकसाना चाहता था। ईरान ने कहा कि देखिए अगर आप बंद नहीं करेंगे तो सारा सीज फायर बेमायने है, खत्म है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब सब जानते हैं कि उनकी हालत खस्ता है। मिड टर्म इलेक्शन उनको नजर आ रही है। जी। नेतन्याहू साहब ने ये जंग शुरू करवाई थी डोनाल्ड ट्रंप को ये आश्वासन देकर कि 48 घंटे का मामला होगा और ईरान घुटनों पर होगा। आप पूरा ईरान का तेल आपके बाप की संपत्ति होगी। स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बात हो रहा था। हम्म। स्टॉक मार्केट्स में दुनिया की ब्लड बात हो रहा था। तेल की कीमतें जहां लड़ाई की फिर भनक लगती थी कि शुरू होने वाली है, आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाती थी। दुनिया जी। की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश कर दिया है। 1-2 महीने और दुनिया में प्रॉपर फुल स्केल रिसेशन आएगी। 6 महीना चल गया, दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में होगी। जी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब ने फैसला करा है कि भाड़ में जाए दुनिया की इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी तेल में जाती है, जापान की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, साउथ कोरिया की इकोनॉमी, जो हमारे सो कॉल्ड मित्र राष्ट्र हैं, उनकी इकोनॉमी तेल में जाती है तो जाए, जी। भाड़ में जाए। हमें दो थैले का फर्क नहीं पड़ता। और अब देखिए, कल तक डोनाल्ड ट्रंप लग रहा था कि नेतन्याहू को डांट लगा रहे हैं, उसको हम्म। गाली गलौज कर रहे हैं कि क्यों मेरा पीस टॉक स्पॉइल कर रहा है। लेकिन ईरान ने बहुत सारे जो अंडरग्राउंड साइट्स थी वो खोल दी है, वहां से जी। मिसाइल निकाल ली है। ठीक है। हम्म। एक अटकल लगाई जा रही है, जो 30 रॉकेट ईरान ने पलटवार किया था इजराइल के ऊपर, वो कह रहे हैं, ईरान इजराइल कह रहा है कि एक भी टारगेट को नहीं लगा। हाँ। ठीक है। इसका जी। मतलब उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसमें कुछ इजाफा हुआ लगता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कुछ इजाफा हुआ लगता है। जी। तभी इनको एक नया कॉन्फिडेंस आया है। अमेरिका हम्म। में एक आदत है सिल्वर बुलेट। जी। बस भाई अब हमको हाईमार भेज दो, यूक्रेन में लड़ाई जीत जाएंगे। भेज दिए, कख नहीं हुआ। ठीक हम्म। है। फिर साहब आप वहां F-16 भेज दीजिए, हम लड़ाई जीत जाएंगे। भेज दिया, कख नहीं हुआ। एब्राहम टैंक्स भेज दो, लड़ाई खत्म। कख भेज दिया, कख नहीं हुआ। अब इनकी कोई नई लगता है कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कोई गेम चली है, वो जी। पकड़ने में रूसियों को, चीनियों को, ईरानियों को ज्यादा देर नहीं लगी। और हाँ। अगर इस बहाने वो सोचे कि हाँ हाँ बड़ा बढ़िया टाइम है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मसल दूंगा, तो साहब हम आपको मसलते मसलते देखते हुए अब दुनिया भी ये तमाशा देख के तंग आ गई। जी। आपकी जो इनकी जो होप्स हैं, इजराइल बोलता है देखो साहब मैंने तबाह कर दिया, अब तुम भी चढ़ जाओ, ये मौका है, खत्म कर हम्म। दो ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए। जब खत्म होगी तब देखी जाएगी साहब। जी। अभी तो हमको बैठ के सुनना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का लेटेस्ट मूड क्या है। क्या जी। उनकी चाबी मरोड़ी है नेतन्याहू साहब ने, और लगता है वो अच्छी तरह से दुम मरोड़ रहे हैं। क्या है उनके पास इनके ऊपर मटेरियल, ये तो भगवान ही जी। जाने, जी। लेकिन कुछ है तो जरूर। नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्लाते हैं, चीखते हैं, इजराइल जो मर्जी आती है वही करता है, और 2 दिन के बाद अमेरिका से करवाता है। जी। प्रॉब्लम यह है कि एक अच्छी खासी डील 2015 में ओबामा साहब ने करा दी। हम्म। इन्होंने उस डील से वॉकआउट कर दिया। जी। मतलब साइन डील से ये लोग साफ मुकर गए। और अब हम्म। जो है इनको लग रहा है कि साहब अगर मैंने वही डील अब साइन करी तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, जो ये डील तो 2015 में इससे अच्छी हो चुकी थी। अब ये 28 फरवरी को भी हमने यही कहानी सुनी थी जी। कि एक दिन 2 दिन खत्म, दूसरा वेनेजुला। हम्म। ईरान ने दिखा दिया कि हम वेनेजुला नहीं है।
अब आपको या तो समझ नहीं आई है, या फिर आप कोई नई सिल्वर बुलेट ढूंढ रहे हो। मिल गई, मिल गई, मिल गई, अब इससे लड़ाई की चाबी हमारे हाथ में। जब सर देखी आएगी साहब तब देखेंगे, एक लेकिन और आपने अपडेट है। दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर हाँ दी। हाँ जी, जी। उनकी स्ट्रैटेजी आपको क्या लग रही है? क्योंकि उन्होंने अपने सारे जो शिप्स भी थे, जो इनके वॉरशिप्स थे, सब हटा दिए, केवल एक ही बचा हुआ है। देखिए साहब, खर्ग आइलैंड के को हाथ लगाना मिलिट्री तौर से हद की बेवकूफी हो। वो 15 किलोमीटर है ईरान की शोर से, जी ईरान के तट से 15 किलोमीटर है बेटा। और वहां पे उन्होंने ट्रूप्स लगा भी दिए, मान लो फुटहोल्ड गेन भी कर लिया, मान लो आइलैंड पे कब्जा भी कर दिया, कब तक बैठोगे? वहां से वो बैठ के तोपे चलाता रहेगा तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। जी मिसाइल फायर करता रहा, ड्रोन चलाता रहा, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। यूक्रेन में ड्रोन क्या कर सकते हैं दुनिया ने देख लिया है। तो ये अगर आप जरूर ही अपनी मौतें बढ़ाना चाहते हैं, आपको तसल्ली नहीं हुई कि केवल 15 मरे हैं, तो दैट इज योर चॉइस। लेकिन कि 2000 मरीन पासा पलट देंगे। अरे साहब, गल्फ वॉर 1 में 7.5 लाख अमेरिका जी की फौज जो थी लगानी पड़ी, 7.5 लाख। जी ठीक है साहब, और आपकी टेक्नोलॉजी में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ा कि 2000 मेरीन गजब ढा देंगे। जबकि हमने यूक्रेन में देख लिया है, हजारों हजारों 20-20 30-30 हजार रूसी सैनिक वो जी बड़े संभल संभल के फूक फूक कर एडवांस कर रहे हैं, इंच बाई इंच एडवांस कर रहे हैं। तो मतलब कि अब ईरानियन को ड्रोन चलाना नहीं आता। ड्रोन तो छोटे मोटे क्वाड कॉप्टर तो वो हजारों चला देंगे, जी और नुकसान आपका होगा। आप कर सकते हैं, बेवकूफी करना चाहते हैं करें, जी लेकिन नुकसान तो साहब होगा, नुकसान हाँ होगा। और मिड टर्म इलेक्शन आपकी आ रही है, पिटाई आपकी शुरू हो रही है। ठीक है साहब, जी सेनेट ने भी वहां पे पास कर दिया है कि वॉर पावर्स अब इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे उसका साइड ट्रैक निकालते हैं, जी आदेश नेतन्याहू साहब दे रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया के सामने साफ जाहिर हो। लेकिन नेतन्याहू की इतनी औकात कैसे हो सकती है एक यूएस प्रेसिडेंट के सामने सर? चाहे तो वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो सकता है, या वो जूस कम्युनिटी का प्रेशर हो सकता है, जो कि फंडिंग एक तरीके से मिलती है। ऐसी कौन सी नब्ज पकड़ रखी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कि वो उनको नचा पा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप नाच भी रहे हैं, सभी उसको देख पा रहे हैं? देखिए साहब, जो भी आपने फैक्टर्स बताए हैं उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, और भी छुपी चीजें हो सकती हैं। तो जी ये तो केवल अटकल है। जी मैं अटकल नहीं लगाऊंगा, मैं ये जरूर बोलूंगा कि कुछ है। जी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब नाच, हसीना नाच, ये दुनिया देखे तमाशा अमेरिका का, वो तो दिख रहा है साहब मेरे बसंती हिसाब बन से। गए हैं वो। जो वो बसंती या ये वो जो कुछ भी कह लें आप, जी लेकिन मेरा कहना ये है कि जो ज्यूइश लॉबी है, जो जायनिस्ट लॉबी है, जो फंडिंग लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग है। अभी तक 7 प्रेसिडेंट इजराइल के हाथ नहीं चढ़े। जी ये पहले प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो इजराइल के हाथ अब चढ़ गए हैं। कभी कुछ कहते हैं, अगले दिन जो नेतन्याहू साहब बोलते हैं ये डॉटेड लाइन पे साइन कर देते हैं। जी नेतन्याहू साहब ने बोला, देखो मैंने तुमको करके दिखा दिया, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, देखो मैंने कर दिया, क्या किया ईरान ने मेरा। 30 मिसाइल फायर किए थे, 30 के 30 शूट डाउन हो गए, और मैंने जो मारा है देखो उसका वो जल रहा है। स्टॉक तो तुम जी भी कर सकते हो, तुम भी करो, ये मौका है, चढ़ जाओ, खत्म कर दो ईरान को। साहब देखिए, अकलमंदी की बात करिए, ईरान की धमकी क्या थी? जी जिस दिन तुम करोगे मेरे ये पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एनर्जी के साइट्स पे ऊपर, हमले। इंफ्रास्ट्रक्चर के जी ऊपर हमला, पहले तो रेड सी बंद, 22% दुनिया का तेल बंद है। अब आप 15% और बंद करवाना चाहते हो? क्या फतह होगी अमेरिका की और इजराइल की दुनिया का बैंड बजाने के लिए। और दुनिया का बैंड इकोनॉमी का बजेगा, अमेरिका का भी बजेगा। इजराइल को फर्क नहीं पड़ता कि सारा पैसा अमेरिका वाले बैंकर फाइनेंसर वो जी निकलवा लेंगे। ठीक है, जी तो जी वो तो लड़े जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को फर्क पड़ेगा साहब। यू आर ऑल्सो एन इनडेटेड इकोनॉमी, और उनकी ये सिलसिला चलता रहा तो इसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत जबरदस्त होंगे।
और जी ईरान ने धमकी दी है कि साहब आप मेरे पेट्रोकेमिकल प्लांट जलाओ, मैं पूरी मिडिल ईस्ट में धू धू कर दूं। ठीक है साहब, अब आप छुपा दें दुनिया से तो इसका मतलब ये नहीं कि हुआ नहीं। हम्म वो तो आप झूठ बोले जितना मर्जी बोलना है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं टार्जन, क्रीक, बुंडोलो, ऐसे ऐसे करके छाती पीटे गुरिल्ला जैसे, वो सब हम्म कर ले नाटक ड्रामा। लेकिन आपकी जो असलियत है वो दुनिया के सामने आ गई। अब जी नेतन्याहू इनको जोश दिला रहे हैं कि देखो मैंने पीट दिया, तुम भी पीट सकते हो, आओ मिलकर पीटे, इस बार जी निर्णायक होगा। हम्म 28 फरवरी में भी कहा था, उसके पहले जनवरी से वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। अब भगवान जाने इनके दिमाग में है क्या कि जब तक दुनिया की इकोनॉमी तबाह ना हो जाए, हमने तो सांस नहीं लेना साहब। इजराइल की हम्म सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उसके लिए अमेरिका को हमने गुलाम बना रखा है। अब दुनिया में चाहे आग लगे, दुनिया की इकोनॉमी क्या कहते हैं डूब जाए, हम्म तबाह हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हमारी सिक्योरिटी बहुत जरूरी। भारत की इकोनॉमी जाती है चूल्हे में, जाए जाए, सर जापान की जाती है जाए, एशिया की, यूरोप की, मरे सारे। जनरल हाँ, साहब, हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बड़ी खुशी की बात है साहब। लेकिन सर स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी भी थी इस वॉर में, कि बस ये एक दिखावा चल रहा है और अपने पूरे पावर पे उन्होंने भरोसा किया, आर्मी पे भरोसा किया, टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रैटेजी ही इज लूजिंग दिस वॉर? There is no strategy, and when you have no strategy, it leads to an endless war. जिसके खिलाफ ये इतने बखान देते आए थे कि आई विल हैव नो एंडलेस वॉर, और क्या किया कहने। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जी ये इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। इस इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। ये क्या बोलता है, कब क्या बोलता है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात को कुछ। आई रिफ्यूज टू मेक एनी सेंसिबल commentator will refuse to try and forecast कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पागलपने में क्या कहा। सर एक बड़ी खबर थी जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बिल्कुल कवर नहीं किया, और वो खबर ये थी कि एक शिप जिसमें कि 24 या 23 भारतीय नाविक थे, 24 भारतीय नाविक थे, और उस पर अमेरिकन मिसाइल गिरा और उस पर आग लग गई थी, और इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड्स को भेजना पड़ा उनको बचाने के लिए, और उन्होंने बड़े ही हीरोइक तरीके से कोस्ट गार्ड्स ने बचाया उन 24 नाविकों को। उसकी बात कोई नहीं कर रहा, सरकार भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन जो मिसाइल्स गिरे थे उस शिप पे और इंडियंस के ऊपर, वो अमेरिकन मिसाइल्स थे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर और ये रिटेलिएशन में जो स्ट्राइक्स हुए उसके बीच ये एक स्ट्राइक चली गई? भारतीय सरकार को इसमें कुछ बोलना चाहिए। मुझे बताएं कि अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है? आर दे एट वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की, नुकसान जानी माली पहुंचाने की? जी क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? व्हाट इज द ब्लडी रीजन? साहब गलती में लग गया, मजे ले रहे थे तो, लेकिन कोई ऐसी माफी भी नहीं है, या हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ इसमें बोला नहीं जा रहा है, या कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे? अब साहब इसके बारे में तो सरकार से ही प्रश्न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं सरकार में नहीं। आई नो तो सर, आई नो। सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बड़े मुझे भी विश्वास है कि इतनी सस्ती तो भारत की जाने नहीं है, और बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे काफी कुछ हो रहा होगा, इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं। लेकिन कुछ अथॉरिटेटिवली कहना तो केवल सरकार कह पाई, लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल। या तो कहें गलती से लग गया साहब, ईरान का शिप समझ के लगा दिया, तो कम से कम एन अपॉलजी इज कॉल्ड फॉर। जो जानी माली नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पेंसेशन इज कॉल्ड फॉर। अब जहां मर्जी जाए, कहां आप जाए वहां ठोके जाएं, तो ये कब तक चलेगा साहब? सो अब ये वॉर सर खत्म, ये बिल्कुल तो फिर आपने तो भारत का भी, अगर ये गलती अमेरिका से हो सकती है तो कुछ गलती हमारे डिस्ट्रॉयर से भी हो सकती है, 10 डिग्री चैनल के आसपास। अब ऐसे में थोड़ी ना बात आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो जी, तो आपको तो हरजाना देना चाहिए।
हमें तो समझ नहीं आया कि रीजन क्या है एक अनआर्म्ड इंडियन शिप के ऊपर हमला करने का। व्हाट इज द रीजन? कुछ तो आपको सफाई देनी होगी ना साहब कि मारा तो क्यों मारा। जी सर, अगर गलती से अपाचे, लगा है तो कायदे से आप हर्जाना भरिए जानों का, माली नुकसान का। उस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई उस पे बात ही नहीं कर रहा सर। हम भी मतलब मीडिया में भी हम नहीं देख रहे कि कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन सर ये आप कैसे देखते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर को जो मारा गया, जो गिराया गया, उसके उसके दोनों जो भी क्रू मेंबर्स थे वो बच गए, लेकिन ट्रंप दिखाते हैं कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा और मैंने अपना पूरा डिसीजन 180 डिग्री बदल दिया। आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं सर, आप बता सकते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर कितनी बड़ी बात है एक अपाचे को गिराना। पूरे वॉर में हम इसको देखें कि केवल अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से ट्रंप हमला कर सकते हैं या वॉर को दोबारा शुरू कर सकते हैं? नहीं, बहाना तो वो कुछ भी ले सकते हैं। बात ऐसी है कि आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं उस पर हमला करने, वो अपना बचाव भी ना करे। मतलब नया फलसफा है कि बचाया क्यों अपने आप को, चुपचाप से मार क्यों नहीं खाई। कौन देश करता है जहां जंग चल रही है? अपनी सेल्फ डिफेंस का हक हर एक किसी को है। आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं कि मैं उसकी मिसाइल बोट्स डुबो दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बचाव का कार्रवाई करेगा। आप भी तो एयर डिफेंस वहां पे चला रहे हैं ताबड़तोड़। अब आपको लग रहा है कि एक नई वन सिल्वर बुलेट मोर एंड दिस वॉर इज ओवर। जी अरे साहब, ग्रो अप, दैट्स ऑल दैट आई। लेकिन समझ के करिए, फूक फूक कर करिए जो कर रहे हैं, क्योंकि उसका उसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना होगा। आप जैसा बोल रहे थे बिल्कुल सही है। यूएस में अब ये चर्चा होने लगी, 4.2% इन्फ्लेशन बढ़ गया यूएसए में, तो अब उधर भी विद्रोह होना शुरू हो गया, प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। काफी ज्यादा जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस है सवाल उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। पूरी दुनिया में सर माहौल बदल चुका है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आपका प्रिडिक्शन ऑब्वियसली बिल्कुल सही होता जा रहा। ये जो संकट आता जा रहा है, पूरा संकट आता जा रहा है, इसमें कोई रास्ता आपको भारत के लिए, हमारे देश के लिए कोई रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है, ऑयल को लेकर के चल रहे हैं रशिया से हमारा। देखिए जहां तक इंडियन नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, काफी नुकसान हमारा हो चुका है जी, और तबाही के तरफ हमको नेतन्याहू धकेल रहे। क्या बोले, थैंक यू नोट भेजे कि हमारी इकोनॉमी साहब 7% से ज्यादा पे चढ़ रही थी, वो 5.9 पे आ जाएगी। ये एक महीना और चले 5.9%, 2-2.5% जीडीपी ग्रोथ हमारा कट हो जाएगा। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। तेल की कीमतें जो आसमान पे चढ़ी है वो $500 बिलियन पे आने वाला है। ठीक है साहब जी। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी जो ऑयल प्राइसेस जो है वो अब हिट करना शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक लोगों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल के सारे देशों ने तेल की कीमत से ज्यादा बढ़ने नहीं दी है जी। कब तक ये करेंगे? अब इसके बाद उनको प्राइस राइज करानी पड़ेगी एस्ट्रोनॉमिकल, $150 से $200 प्रति बैरल। बड़े खुश हो रहे थे ना कि आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, अब भंगड़ा शुरू करो। आपकी इकोनॉमी की तबाही आपके दोस्त कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर यूरोप की इकोनॉमी, एशिया की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी में तबाही ला रहे हैं जी, तबाही जी, और जी, अगर हम ना बोले तो फिर आपसे बड़ा हमें क्या बोले? आप अपनी दुश्मनाई करना चाहते हैं औरों की वफा निभाने के लिए। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, अरे हम भी यही समझते थे साहब, बहुत घनिष्ठ मित्र समझते थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर तुम्हारी इकोनॉमी भाग में जा रही है तो जाए, मेरी सिक्योरिटी जरूरी है ना, तुम थोड़ी ना जरूरी हो, तुम तबाही में जाओ, आसमान खाओ। तो ये बात हो गई ना साहब, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। अमेरिका की इकोनॉमी भी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जाएगा ना जी, वो तो मोहरा है हमारा जी, जो अगला आएगा हम उसको भी खरीद लेंगे।
अगर जैसे वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और एक जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप अपने आप को एक विजेता की तरह इस वॉर से निकलना चाहते हैं, जिसकी चर्चा हम काफी बार कर चुके हैं, लेकिन ईरान लगातार उनको हराए हुए है। ईरान हैज एन एसिमेट्रिक warfare strategy, wins if it does not lose. America loses if it does not win. और विन तभी आप कर पाएंगे अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डालें। उतने बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी। अमेरिका में है दम, अरे है माई का लाल में दम की तरह कंस्क्रिप्शन ऑर्डर करके दिखा दे अमेरिका में, देख तेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होता है, कर दे। अरे बहुत आपने सही बात बोली। रिचर्ड मलाउस निक्सन ने भी वियतनाम में बड़े पंगे लिए थे ना साहब, जी। इम्पीच हो गया, इम्पीचमेंट हो गई। अब आप इम्पीचमेंट कराना के बगैर आपका दिल नहीं भरता तो फिर दुनिया क्या करे। अब आप समझते हैं कि आप अमेरिका के लोग लाखों की तादाद में बर्बाद होंगे और आपके पॉलिटिकल फ्यूचर को कोई आंच नहीं आएगी, तो फिर आप ख्वाबों की दुनिया में हैं। जितना जल्दी आप हकीकत की तरफ आ जाएं उतना अच्छा। सर बस एक दो सवाल और हैं, शुक्रिया आपने बहुत टाइम दिया हमें आज। सर एक सवाल ये है, दर्शकों का भी है आपसे जनरल साहब, कि लोग बहुत चर्चाएं करते रहे कि ईरान के पास तो इतने मिसाइलें हैं, वो तो 1 महीने में खत्म हो जाएंगे, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। बीच में बिल्कुल सीज फायर हुआ, लेकिन अब फिर से वो बड़ी बड़ी मिसाइलें निकाल रहे, खुर्रमशाह 4, सिजिल। उनके पास मिसाइलों का नंबर जो है, जो अंदाजा लगाया गया था, शायद वही गलत था। बिल्कुल सरासर गलत था। पहला अंदाजा था कि 1500 से 2000 तक मिसाइल हैं ईरान के पास जी। कोई 60-70 दिन के आसपास इन्होंने बोला हमने तो 90% खत्म कर दिए हैं साहब। सीआईए ने बोला 30% मिसाइल खत्म हुए हैं, 70% अभी तक बाकी हैं। और जो खत्म हुए थे वो खोद के, जो टनल के मुंह बंद किए थे उन्होंने खोद के निकाल लिए हैं, नई जगह डाल रहे हैं, रिसेप्शन टनल्स बना रहे हैं ताकि गलत जगह पे प्रहार करें। उनको पता है, सैटेलाइट सारे देख रहे हैं। अरे उन्होंने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली ना साहब, वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किसी की जान पे आन बढ़े तो कौन नहीं लड़ता, कौन नहीं लड़ता, ये बताइए जी। भारत पक्का आप देखिए, उसने ये जो इसके पेट्रोकेमिकल पे फायर किया है, हाइफा को ये पहले जला चुके हैं, डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट कर चुके हैं। तल अवीव पे जो मार पड़ी है दुनिया ने देखी है, वो फोटोएं आ रही है बाहर, प्राइवेट सिटीजन सब जगह घुमा रहे, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स है, ठीक है। हालांकि इन्होंने बैन कर दिए हैं कि मैक्सार सिविलियन सैटेलाइट नहीं कोई दिखाएगा अमेरिका का नुकसान, इजराइल का नुकसान, चीनी सैटेलाइट दिखा रहे। जी जी जी। तो चाइना रशिया अभी भी खामोशी बनाए रखेंगे, वो फुली इन्वॉल्व तो नहीं ही होंगे, या बस टेक्निकल सपोर्ट देंगे? देखिए साहब, जहां तक मेरा एज अ मिलिट्री एनालिस्ट सवाल है जी, वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जम के सपोर्ट दिया, टेक्निकल सपोर्ट दिया, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, सैटेलाइट सपोर्ट दिया, ताकि वो रूस को नुकसान पहुंचाए। वो कर रहे हैं, दे आर पेइंग बैक इन द सेम कॉइन।